नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपको मुकामी खबरों के साथ साथ इलाकाई और कौमी खबरों के साथ साथ और बैनुल अक़वामी खबरों से भी वाकिफ़ करवाते हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इंतखाबात हुए हैं और रायदही का इख्तिताम अमल में आ चुका है और वोटों की गिनती का आगाज़ भी शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खुद हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। वैसे आपको सबसे पहली खबर आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से ये खबर ताल्लुक़ रखती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हिंद गंगा जमनी तहज़ीब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में है और किस तरह उन लोगों को डराने धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं और डराने धमकाने लगे हैं जो मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के सेकुलरिज्म को, मुल्क के इत्तेहाद को, मुल्क की सालिमियत को बचाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मोहम्मद का नाम जैसा ही आता है तो आपने देखा कि आई लव मोहम्मद के यानी नाम सारी हिंदुस्तान में गूंजने लगता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जिस अंदाज में आई लव मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो आप उसके फ़िरक़ा परस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसकी लाख कोशिश के बावजूद आपको बता दूं कि एक हमारे हिंदू भाई ने, एक हिंदू नौजवान ने और एक मुहिब वतन हिंदुस्तानी ने, हकीकी कौम परस्त ने और इंडिया के हीरो मोहम्मद दीपक, आपने बता दूं दीपक कुमार इनका नाम है, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे उनको चैलेंज कर रहे थे, कहा और उनसे दरियाफ्त किया कि बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, जो एक तुम मुस्लिम बूढ़े की मदद कर रहे हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, उसने अपना मज़हब बताया, मेरा मज़हब इंसानियत है और मेरा अक़ीदा हिंदुस्तानियत है, इस तरह की बात उसने कही। तो बहरहाल अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती का जहर किस तेज़ी से फैल रहा है, नफ़रत मुसलमानों के खिलाफ किस कदर फैलाई जा रही है, झूठ किस तरह फैलाया जा रहा है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक इलाका है गाज़ियाबाद में आपको बता दूं ये हिंदू रक्षा दल एक तंजीम है जो जिसका एक लीडर है हिंदू रक्षा दल का, फिलवक्त उसे नज़रबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उसका नाम आपको बता दूं कि भूपिंदर है और उसका जो उर्फियत है वो पिंकी भैया है। पिंकी भैया हो या मैया हो, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में उसने हरकत की है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पिंकी भैया धमकी देता है मोहम्मद दीपक को कि हम तेरा भूत उतार देंगे, यानी मुल्ला का जो भूत है वो उतार कर रहेंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए, इसके बाद उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और आपने देखा कि एक और फ़िरक़ा परस्त दरिंदे ने जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है उसने भी खुद ये काम किया कि मोहम्मद दीपक को धमकी दी और कहा कि अगर कोई मोहम्मद दीपक को कत्ल करेगा तो मैं इसे 2 लाख रुपए दूंगा। फिर बाद में उसने जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो कहा कि मैंने दीपक से यानी मोहम्मद दीपक से हसद के मारे में और अपने जो फॉलोवर्स है उनमें इजाफे के लिए उसे धमकी दी है। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात कैसे पेश आ रहे हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वैसे मैं नाज़रीन बता दूं 26 जनवरी के दिन उत्तराखंड का आपको कोट द्वार जो इलाका है वहाँ का एक बाज़ार है, उस बाज़ार में एक 72 साल मुस्लिम बुजुर्ग हैं जिनका नाम मोहम्मद वकील अहमद है। मोहम्मद वकील अहमद की एक दुकान है बाबा ड्रेस एंड क्लॉथ मर्चेंट। और आपको बता दूं कि वहाँ पर बजरंग दल के कारकुन वहाँ पर पहुँचते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उस बूढ़े मुसलमान को डराते हैं, धमकाते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने दुकान का नाम बदल दो वरना हम आकर तुम्हारे दुकान का नाम बदल देंगे, हुलिया बदल देंगे। उस दौरान ये देखता है, जब दीपक ये देखता है कि उसके बुजुर्ग यानी जो पड़ोसी दुकान वाले हैं उनको बजरंग दल के गुंडे सता रहे हैं, उन्हें हिरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनकी नीयत अच्छे नहीं दिख रही है, उनके इरादे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो उन्हें चैलेंज करता है और वकील अहमद को बचा लेता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम किसी के दुकान का नाम तब्दील करो। तो बहरहाल ये गुंडे जब पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है तो वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और वो कहते हैं कि तेरा मज़हब क्या है, क्या तू हिंदू नहीं है? तो वो कहता है कि मेरा मज़हब हिंदुस्तानियत है, इंडियननेस है। और आपको ये बता दूँ कि उससे ये कहा जाता है कि तेरा अक़ीदा क्या है, तो वो कहता है मेरा अक़ीदा इंसानियत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को, ये तलमला कर रह गए हैं और उन्हें ये देखकर परेशानी हो रही है कि मोहम्मद दीपक की तरह हिंदुस्तान में कई दीपक रोशन हो गए हैं जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आवाज़ दे रहे हैं, जो हम गंगा जमनी तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ दे रहे हैं। और ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं कि वो गंगा जमनी तहज़ीब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। गंगा जमनी तहज़ीब के ख़िलाफ़ बात करना, हिंदुस्तान के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ बात
बात करना, हिंदुस्तानी अवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करना या हिंदू मुस्लिम में बांटना, मैं समझता हूँ किसी भी तरह हिंदुस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि ये बदखिदमती के सिवा कुछ और नहीं है। सिद्दीक साहब, रियाज साहब, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की पूरी पुष्टपनाही सरपरस्ती हासिल है। इनको माहौल ऐसा जहरालूद कर दिया गया है कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने तरीके से गुंडागर्दी के जरिए से मुसलमानों को हरासा करे। जी हाँ, तो इन्हें कोई मिशनरी ऐसी नहीं है जाके रोके, इन पे रोक लगाए, क्योंकि बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक इनकी मिशनरी काम करी है कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से कैसे कैसे इनको हरास किया जाए। ये जितने जो ये इनके जो पार्टीज़ हैं ना, पूरे बीजेपी के जो विंग्स हैं, जी हाँ, ये पूरे गुंडागर्दी के विंग्स हैं पूरे। ये लोग पैसे बटोरना, गुंडागर्दी करना, इनको खुला छोड़ दिया गया है। इन पे कोई रोक टोक नहीं है, ना हुकूमत को इन पे रोक टोक लगाती है। इनको बाज़ाब्ता सरपरस्ती हासिल है, जिसकी बदौलत जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत भयानक हो चला है। और ऐसे में जो है ना अगर कोई सेक्युलर आता है, जैसे मोहम्मद दीपक इस तरह के लोग आते हैं, तो उनको धमकियाँ देने की लोग कोशिश कर रहे हैं जना। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ भी आज भी मेजोरिटी अवाम यहाँ भी अमन पसंद है। वो लोग चाहते हैं कि जो है ना ये झगड़े वगैरह ना हो, मज़हब के नाम पे नफरत ना फैले जाए, क्योंकि आज भी ऐसे लोग यहाँ जिंदा हैं। ये मोहम्मद दीपक की तरह कई लोग हैं। तो ये लोग जो है ना गुंडागर्दी, डरा के, इंटिमिडेशन करके, उनको सता के करके कैसा भी मुसलमानों को वो करना, क्योंकि हुकूमतों की, बीजेपी हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है इनको। बगैर सरपरस्ती के लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे जब वाक़यात होते हैं कभी भी मुंह नहीं खोलते हैं, ना पार्लियामेंट में बोलते हैं, ना कुछ भी हरकत में नहीं होती है। तो इसलिए इनके हौसले बहुत बढ़ गए रियाज साहब, यही वजह है जाना। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह की ताकतों का सवाल है, तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को फिलवक्त बहुत ज़्यादा ख़तरा लायक है। और हिंदुस्तान में अब फिलवक्त दो यानी तबक़ात के दरमियान, दो फ़रीक़ों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। एक तो वो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं जो अपने आप को यानी कौम परस्त करार देते हैं, अपने आप को मुहिब वतन करार देते हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की दस्तूर को बदला जाए, हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है, सेकुलरिज्म है, उसे नुकसान पहुँचाया जाए। और दूसरा तबका वो है मोहम्मद दीपक जैसे लोगों का, जो आते हैं और कहते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हैं, हम गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करेंगे, हिंदुस्तान की सालिमियत की बरकरारी को अहमियत देंगे, हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देंगे, हिंदुस्तान को अव्वलीन तरजीह देंगे, हिंदुस्तान के मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। ये है। तो बहरहाल अब इनमें मुकाबला जारी है। अब देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान में जो ताकतें फ़िरक़ा परस्ती का जहर फैला रही हैं, नफ़रत फैला रही हैं, और नफ़रत के बाज़ारों पर बाज़ार खोलते जा रहे हैं, वो कामयाब होंगे, या फिर मोहब्बत का पैगाम देने वाले या मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कामयाब होंगे? ये एक अहम सवाल है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि फ़िरक़ा परस्ती पार्लियामेंट तक भी पहुँच गई। आपने देखा कि पिछले पार्लियामेंट में जिस तरह एक BSP के रुकने पार्लियामेंट को, मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट को, उसका नाम लेकर, उसका मजहब का नाम लेकर, उसके ज़ात का नाम लेकर गालियाँ दी थी बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने। ये अच्छी यार बात है कि वो आज शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार के तौर पर तड़प रहा है, बिलक रहा है। ये और एक बात है कि ओम बिरला ने, स्पीकर ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज स्पीकर का यह हाल हो गया है कि वो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। नतीजे में आपको बता दूं कि कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस दी है, तो स्पीकर परेशान है। जी, ये स्पीकर का बहुत इन्हें जो होता है गैर जानिबदार रोल होना है। लेकिन हमारे जब तक बीजेपी जब से है ना, जितने स्पीकर्स आए ना, इनको जो है ना ये लोग जानिबदार रोल अदा कर रहे हैं, और अदरवाइज उनको निकाल के फेंक दिया जाता है जना। आपके मालूम है ना, साबिका जो हशर किया गया उनका राज्यसभा का, वो तो खामोशी से चले गए जना। जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूँ मैं जना। तो ये लोग जो है ना पूरा उनको प्रेशर में रखते हैं, और ये लोग अपोजिशन को बोलने नहीं देते रियाज साहब। ये लोग कभी कोई जो है ना ज़रा सा चीख पुकार होती, चलो वो जो है ना दूसरे दिन के लिए पूरा पोस्टपोन खत्म हो जाती है, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता है। तो ये इनका जो रोल है ना, बिल्कुल जो है ना जानिबदाराना है। ये लोग जो है ना रूलिंग पार्टी के फेवर में ये लोग काम करते हैं। जो भी स्पीकर होते हैं, चाहे लोकसभा लीजिए चाहे राज्यसभा, ऐसे चुनिंदा लोगों को, ऐसे तोतों को इन्होंने अपॉइंट करके रखा है जो हाँ में हाँ गवर्नमेंट की मिलाते हैं, जो सुनने के लिए अपोजिशन की तैयार नहीं है बिल्कुल। आप देखिए कितने दिन हुआ इजलास शुरू होकर, और आज क्या हशर है, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा ना, जो है ना। अच्छा, जब वो लोग बोलते हैं तो खामोशी इख्तियार करते हैं, इनको जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता। तो ऐसे स्पीकर को जितना हो सका जल्द ही निकाल के फेंकना चाहिए। इसके खिलाफ जो है ना तहरीक अदम एतकाद पेश करके इसको हटाना चाहिए रियाज साहब। ये शख्स जो है ना नहीं कर सकता जो है ना, जितनी कोशिश हो सके इनके अपोजिशन का काम है कि जो है ना जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, ताकि इस पार्लियामेंट का इजलास स्मूथ तरीके से फिर से जारी हो सके। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, हम आप चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना में SIR होने वाला है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो
यानी फैमिली मैपिंग की जा रही है, उस सिलसिले में भी आपको बताना है। फैमिली मैपिंग के बारे में आपको बता दूं, और ख़ासतौर पर SIR के बारे में काफ़ी लोगों को उलझने हैं, काफ़ी लोगों के पास सवालात हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हैं। उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने आज सियासत फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा एक खुसूसी सेमिनार में, जिसमें आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर माहिर क़ानून और तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल मुईद को मदऊ किया गया था। उसमें जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर आवाम को मशवरा दिया, ख़ास तौर पर मुसलमानों को मशवरा दिया कि ये एक अच्छा मौका है आपको अपने दस्तावेज़ात स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बाकायदा बनाने के लिए। अगर आपके नामों में गलती है उसे दूर कर ले सकते हैं, आपकी जो कोताहियाँ हैं उसको सुधार सकते हैं। जनाब आमिर अली खान ने यह बात कही है और कहा है कि आपको SIR से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2002 के जो वोटर लिस्ट है या SIR है, उसकी बुनियाद पर ये SIR किया जाने वाला है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद नहीं है लेकिन आपके वालिदैन यानी माँ बाप का नाम मौजूद है या फिर नाना नानी दादा दादी का नाम मौजूद है तो उसके भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सियासत ने हमेशा मिल्लत की रहनुमाई की है, मिल्लत की नुमाइंदगी की कोशिश की है और अगर कोई परेशानी आती है तो हम आगे बढ़ते हुए उसका मुकाबला करते हैं और मिल्लत को ये बताते हैं कि किस तरह उस परेशानी का मुकाबला करें। तो बहरहाल जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि सियासत हेल्प डेस्क के लिए खुसूसी तौर पर SIR के लिए कायम किया जाएगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी आवाम सियासत हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हैं और ख़ास तौर पर जो अपने नाम है 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान में उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग आप देखेंगे कि घरों में चेक नहीं कर सकते तो वो सियासत के दफ्तर आ सकते हैं और यहाँ पर जो है सियासत हेल्प डेस्क से रब्त पैदा कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा रहा ये सेमिनार, जिसमें लोग शरीक हुए और लोगों ने इस्तिफादा किया और जनाब आमिर अली खान ने यह भी कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मिल्लत की मदद के लिए। तो जनाब अब्दुल मुईद ने वाज़ेह तौर पर जो सवालात थे लोगों के, उन सवालात के जवाब भी दिए, उनके शुक्र को शबात भी दूर किए और आपको ये भी बता दें कि सियासत TV की जानिब से वक्फे से आपको ये बताया जाएगा कि SIR में क्या क्या दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं, कौन सी दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं और BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को आपको क्या देना चाहिए, इनुमरेशन जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 6 क्या होता है, आपको सियासत TV के ज़रिए ये भी बताया जाएगा। और आप सियासत TV का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर भी और देख सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपने अरकान ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने पड़ोसियों को ये बता सकते हैं कि किस तरह SIR का मुकाबला किया जा सकता है, किस तरह SIR के लिए दस्तावेज़ात आप तैयार रख सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, अगर आपके घर में बच्चे 18 साल के हो रहे हैं तो फौरी उनका नाम यानी फॉर्म 6 फिलअप करते हुए वोटर लिस्ट में शामिल करवा लीजिए, ID कार्ड बना लीजिए, तब कहीं जाकर आपको यानी जिसके पास भी 2026 का वोटर ID कार्ड होगा उसे ही इनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये ऐसे टाइम पे गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो SIR हो रहा है ये बदनीयती पे मबनी है। जी जी, ये लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है ना मुसलमानों के नामों को जो है ना निकाल के फेंका जाए। जी, तो ऐसे में जो है ना इनको सही गाइडेंस, सही रहनुमाई हमारे मिलत कौम को जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो है ना टाइम टू टाइम ऐसी जो है ना जो आज मुनक़िद किया गया वैसा करना चाहिए ताकि आवाम में अवेयरनेस आ सके जो है ना, क्योंकि और हर एरिया में इस किस्म की जो है ना जैसे शादी खानों वगैरह में रखते ना, हम एक प्रोग्राम मुनक़िद करें, वहाँ पे आवाम की हेल्प करें, उनको गाइड करें। अदरवाइज जो है ना आप ये हशर जो है ना बंगाल में जैसा हो रहा है वैसा होके रह जाएगा आखिर में। आपको तो मालूम है किस किस्म से जो है ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना कई सवालात उठाई कि जो है ना इसमें कई गलतियाँ उसमें पाई गई हैं। बंगाल का जो हुआ है उसमें जो है ना लोग जो मर गए लोग हैं उनके भी नाम जो है ना जिंदा कर दिया गया है, जिंदा को मुर्दा कर दिया गया है। तो ये पूरी जो है ना एकदम इस किस्म की जो है ना ये अमल हो रहा है जिसपे जो है ना किसी को भी यकीन नहीं है कि ये क्या हो रहा है जो है ना। तो इसलिए जो है ना मिल्लत को सही गाइड करें, टाइम टू टाइम जो है ना उनको बताएं और आसानी से एक्सेस करें। ऐसा जो है ना उनको ऐसा ऐप दें जो कुछ जो है ना क्लिक करके जस्ट मालूम कर लें कि उनका नाम मौजूद है या नहीं है। ऐसा जो है ना इजी जो है ना उनको ऐप बना के दिया जाएगा। जी जी, वैसे मैं समझता हूँ कि सियासत हेल्प डेस्क की जानिब से इस सिलसिले में मिल्लत की रहनुमाई की जाएगी, न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि जो अजला में रहने वाले मुसलमान हैं उनके भी मदद की जाएगी। और सियासत हेल्प डेस्क कायम किया गया है, सैयद खालिद मोहिउद्दीन असद उसके इंचार्ज हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे कि सियासत हब फाउंडेशन के डायरेक्टर जाहिद फारूकी
भी इस सिलसिले में उनके साथ रहेंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि किसी को डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप सियासत हेल्प डेस्क आइए, आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि आप को किन किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी ये इस SIR में अपना नाम शामिल कराने के लिए। लेकिन याद रखिए, फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इस मरतबा वोटर ID कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड बना दीजिए, आपका बना लीजिए, आपके बच्चों का बना लीजिए, जो 18 साल के हो चुके हैं उनके वोटर ID कार्ड बना लीजिए। फॉर्म 6 आप सबमिट करते हुए विद इन 15 डेज आपका वोटर ID कार्ड तैयार हो जाता है और उसके बाद आपको इन्यूमरेशन कार्ड यानी इन्यूमरेशन जो फॉर्म है वो दिया जाएगा। तो बहरहाल हमने आपको ये बताया है, आप सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से जो सियासत हेल्प डेस्क कायम किया गया है, सुबह 9 बजे से सुबह शाम 4 बजे तक आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक बांग्लादेश के कौमी इंतखाबात से है, यानी पार्लिमानी इंतखाबात से हैं। ये 13वें पार्लिमानी इंतखाबात है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि तो तलबा ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और शेख हसीना वाजिद जो हैं उनकी हुकूमत ज़वाल से 2-4 होने के बाद हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए है। मोदी हुकूमत ने उन्हें पनाह दी है और आपको ये बता दूं, हैरत की बात यह है, मोदी हुकूमत तो शेख हसीना वाजिद को पनाह देती है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग या उनके यानी संघ परिवार की जो ज़ैली तंजीमें हैं वो उन पार्टी के जो तंजीमों के जो अहदेदार हैं या लीडरान है वो ये कहते हैं कि इवन RSS सरबराह मोहन भागवत भी ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, 3 हिंदुओं को हजूमी तशद्दुद के जरिए हलाक कर दिया गया है, जबकि बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए उसके बाद यहाँ पर 5 मुसलमानों को हजूमी तशद्दुद में शहीद कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि RSS सरबराह को तौफीक हुई, ना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, ना BJP के किसी कायद को इस बारे में बोलने का ख्याल आया कि यहाँ पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, मुसलमानों को हजूमी तशद्दुद में हलाक किया जा रहा है। तो बहरहाल बांग्लादेश में अगर 3 हिंदू मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, तो फिर ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मोहन भागवत ने भी यही कहा है कि भाई अगर बांग्लादेश के 1.25 करोड़ जो हिंदू है उन्हें सताया जाएगा, उन्हें डराया जाएगा, उन्हें धमकाया जाएगा और वो हिंदू अपने हक के लिए लड़ेंगे तो हिंदुस्तान के हिंदू भी उनका साथ देंगे। अरे मेरे भाई, पहले अपना हिंदुस्तान का देखिए, हिंदुस्तान का क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के क्या हालात आपने कर दिए, ये पहले सोचना चाहिए। हिंदुस्तान की मईशत देखिए, हिंदुस्तान की बेरोजगारी देखिए, हिंदुस्तान की महंगाई देखिए, हिंदुस्तान के हालात देखिए। एक 3 माह की बच्ची या 9 माह की बच्ची भी यहाँ पर उसकी इज्जत महफूज नहीं है। जी हाँ साहब, ये मॉब लिंचिंग गई यहाँ से बांग्लादेश को, जी हाँ, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से बांग्लादेश गई है और उनको मालूम ही नहीं है मॉब लिंचिंग क्या होती है। तुमने सिखाया मॉब लिंचिंग ये होती है बोल के, उसका असर वहाँ पे हो रहा है और 2-4 हिंदू मर जाते हैं तो कितना चीख पुकार करते हैं लोग, और यहाँ पे कितने मुसलसिल कंटिन्यू मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। इसके लिए कौन है जिम्मेदार बताइए? कौन नाम क्यों नहीं लिया जाता? इवन RSS भी जो है ना इसके बारे में क्यों नहीं कहती, ना BJP कहती है। इन्हें बेखुसूर नौजवानों को, ज़ईफ लोगों को मार मार के पीट के ख़त्म कर दिया जा रहा। तो तुम लोग जो है ना अपने गिरेबा में झांक के देखिए तुम लोग क्या कर रहे हैं। बाद में बांग्लादेश को जाइए, बांग्लादेश बहुत दूर है, पहले अपने पास तो देखिए हो क्या रहा है जाना। तो ये इनकी दोगली पॉलिसी है रियाज साहब, ये जो है ना, और इसका जो है ना बिल्कुल इसका काउंटर होके रहेगा ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं जो है ना। और इसमें मीडिया का भी, गोदी मीडिया का भी बड़ा हाथ है इसमें, जो ये चीज़ों को जो है ना लोग बताते नहीं, इसको दबा के रखते हैं, फिर भी वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से हमको मालूम हो जाता है कि क्या चल रहा है जाना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात का सवाल है, असल मुकाबला जमात इस्लामी और BNP से है। BNP खालिदा जिया की पार्टी है जो हाल ही में अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुकी हैं, यानी इंतकाल कर गई हैं। उनके बेटे तारिक रहमान जो हैं वो इंतखाबात लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत जो इत्तेहाद है और फिर BNP के ज़ेर क़यादत जो इत्तेहाद है वो उनके दरमियान टक्कर का मुकाबला है। जबकि आपको बता दूँ कि बांग्लादेश के तलबा तंजीमों ने, तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए 18 माह कबल खालिदा यानी हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। हसीना वाजिद फरार होने पर मजबूर हो गई थी और बहुत ही बुरा हाल उनका हुआ था। आज फिलवक्त वो हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं, उसकी रायदही हो चुकी है और वोटों की गिनती का भी आगाज़ हो चुका है। लेकिन वहाँ पर एक तो पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरा एक जो कौमी चैप्टर है उसके लिए रेफरेंडम भी किया जा रहा है। तो हो सकता है कि गिनती में कुछ देर हो जाए, लेकिन नताइज मैं समझता हूँ कल शाम से आने शुरू हो जाएंगे। और ट्रेंड जो है, इब्तदाई ट्रेंड मैं समझता हूँ कि 1-2 बजे से बता दिया जाएगा क्या इब्तदाई ट्रेंड है। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में 300 पार्लिमानी नशस्तें हैं, जिसमें से 299 नशस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। और इसमें जहाँ तक राय दहिंदों का सवाल है, वोटर्स का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि वोटर्स की जुमला तादाद जो है बांग्लादेश में 12,77,11,000
6,793 हैं। और उसमें आपको बताऊं दूं कि जो मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद 6,25,48,060 बताई जा रही है, जबकि 6,28,85,200 खवातीन वोटर्स हैं। तो बहुत दिलचस्प वहाँ पर हालात पैदा हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जिसकी मईशत जो है वो पाकिस्तान से लाख दर्जे अच्छी बेहतर बनाई गई है, हिंदुस्तान से लाख दर्जे बेहतर बताई गई है, लेकिन अगर वहाँ पर इंसानों को मजहब की बुनियाद पर मारा जाएगा तो ये बहुत गलत बात होगी। बिल्कुल। रैसा आपको मालूम होना चाहिए जो मिस्टर टैरिफ है बांग्लादेश के लिए जीरो कर दिए, उनको मालूम है आपको? उनके जो कपड़े जो इंपोर्ट होते हैं तो उसके ऊपर मिस्टर टैरिफ ने जीरो कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो है ना उनके लिए बाज़ाब्ता बहुत बड़ा जो है ना एडवांटेज है। और वहाँ पे जैसे ही वहाँ अमन कायम हो जाता है तो वो मुल्क फिर दोबारा फिर से तरक्की करने लग जाता है। अब यहाँ पे ये लोगों को कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम ये देखिए, इंडिया वाले बड़े परेशान बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है, क्या है हमारे पड़ोस में। इनको मेरे ख्याल से एक ही कंसर्न है कि जमात इस्लामी के बारे में इनके ऊपर नजर है, क्योंकि जमात इस्लामी का ताल्लुक आप जैसे मानो एफिलिएशन वो पाकिस्तान से मिलता है जाके। और बीएनपी जो है ना, जबकि उसको डिक्टेटर को आप बिठा के रखे हैं यहाँ पे, छुपा के रखे हैं, उसको जो है ना मेहमान के तौर पे आप लोग रखे हैं, जबकि उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। यानी उनको जरूरत है इसकी जो है ना, ऐसे ऐसे जुल्म, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से ये जो खातून ने जो है ना वहाँ पे जुल्म किया है, उसके कई केसेस सामने आ रहे हैं एक एक करके जो है ना। तो शी वॉज ए डिक्टेटर, कुछ भी नहीं है, सिया डिक्टेटर, कुछ काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल जो है ना एक मेरे ख्याल से एक नया दौर हो सकता है बांग्लादेश के उसमें। यानी अगर फेयर तो हुए इलेक्शन, जैसा यूनुस ने कहा है कि हमारा नया दौर शुरू हुआ है यहाँ से, अब पास्ट को भुला देना चाहिए, पिछली हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। अब यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, जो भी सिलेक्ट होता है वो हुकूमत जो है ना उनकी कायम होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, जैसा कि माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक ने मिस्टर टैरिफ का नाम उन्हें दिया है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि इसराइल की मक्कारी, इसराइल का झूठ, इसराइल की फरेबी जो यानी रवैया है वो सारे दुनिया के यानी आलमी अमन को नुकसान पहुँचा रहा है। और अमरीका के बारे में ये कहा जाता है, अमरीकी सदर के बारे में एप्स्टीन फाइल्स में जो इंकशाफात हुए हैं उसमें दुनिया का सबसे बड़ा दलाल जो था, औरतों का जो दलाल है यानी सप्लायर जिसे कहा जाता है, वो आपको बता दूं कि वो कहता है कि यानी ट्रंप पर पूरा दबाव है इसराइल का, और इसराइल के दबाव में ट्रंप काम करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि इन दोनों की, नेतन्याहू की और ट्रंप की, नेतन्याहू को तो गाज़ा का खसाई कहा जा सकता है, और बिलाशुबा गाज़ा का खसाई ही है जिसने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 23 यानी 73,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, उनकी नस्ली तत्हीर की है, और उसमें आपको बता दूं कि ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। तो ये कातिल है और ये खसाई है, और इस खसाई की बार बार मुलाकात होती है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और इस सिलसिले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। और आपको ये बताना है कि ट्रंप ये चाहता है कि किसी न किसी तरह ट्रंप अमेरिका और ईरान की जंग हो जाए और अपना दामन बच जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अब मुलाकात हुई है, फिर एक ताज़ा मुलाकात हुई है यानी ट्रंप की, और वो हुई है नेतन्याहू से। और नेतन्याहू अमेरिका में व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई और कहा है कि यानी ट्रंप को ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए। और ट्रंप जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, पता नहीं डर के मारे या खौफ के मारे या पागलपन के मारे, ये समझा नहीं जा सकता। तो बहरहाल नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रंप को बासानी पागल बना देते हैं और बेवकूफ़ बना देते हैं। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान पहले से ही बेवकूफ़ होता है तो उसे बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत होती है, अक्सर ये कहा जाता है। लेकिन ट्रंप पे हम ये जो मुहावरा है वो फिट नहीं कर सकते। ट्रंप बहुत होशियार है, ट्रंप बहुत यानी गैर मामूली सियासतदान है, गैर मामूली पॉलिटिशियन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ईरान के साथ हमारी कोई मामलत नहीं होती है तो फिर उसे याद रखना चाहिए कि पिछली बार हमने मिडनाइट यानी दरमियानी शब ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया था, और अब अगर मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलता है तो क्या होता है ये देखा जाएगा। ट्रंप ने ये बात बताई है। जबकि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और ट्रंप को भी धोखा नहीं दिया है। ईरान पूरी संजीदगी के साथ बात कर रहा है और अमेरिका भी संजीदगी के साथ बात कर रहा है। लेकिन जब इसराइली वज़ीर आज़म अमेरिका पहुंचे तो उसके बाद ट्रंप का जो लहजा है वो ईरान के खिलाफ बदल गया है और अजीब व गरीब बातें करने लगे हैं, ईरान को धमकियां भी देने लगे हैं। और अब्बास अराग़ची ने कहा कि 2,000 से ज़ायद जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे हमने उन्हें माफ़ कर दिया और किसी को भी फांसी नहीं दी गई है। जी हाँ, रे साहब, मतलब ये न्यूज़ आ रही है कि जो है ना मुज़ाकरात फिलहाल इन्हें डेड हो गए हैं जो है ना,
और ईरान ने कहा है कि तुम लोग जो है ना बॉम्ब सामने रख के जो है ना हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात कैसे चल सकते बताइए। यानी आप एक तरफ जो है ना मिलिट्री को तैयार रखें, फिर बोले कि अमन की बात कर रहे हैं, तो बताइए कैसा हो सकती बातचीत जो है ना, ये बताइए। अमन बातचीत के लिए पहले माहौल को साथ बनाना चाहिए ना रियाज साहब उसको। अरे वो तो दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का इशारा दे दिया है। इशारा दे दिया, तो वैसे हालत में ईरान ने कहा है कि बात हो ही नहीं सकती, बात जब ही हो सकती जो है ना। और उसने ये भी कहा ईरान ने कि भाई न्यूक्लियर हथियार तो सवाल ही नहीं बनाने का, हम पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर जो है ना अफजुदगी कर रहे हैं जो है ना, तो तुमको डरने की क्या जरूरत है। तो लेकिन जैसा आपने कहा कि मतलब ये कि ये नेतन्याहू जो खस्साब है जो है ना, उन्हें पूरी कोशिश कर रहा है कि भिड़ा दिया जाए दोनों को, अमेरिका को और ईरान को। तो इसका काम है कि ये शख्स का, मिस्टर टैरिफ का, कि सोच समझ के स्टेप ले, क्योंकि ये शख्स का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाता है, कब क्या करता है जो है ना, इसकी मतलब कोई यकीनी कैफियत, सूरत जहनी कैफियत है ही नहीं इसकी। नहीं भाई, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अब डोनाल्ड ट्रंप की जहन का, उनकी जो ये कहा जा रहा है कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो है ये है पता नहीं, लेकिन अब उनकी जहानत का आजमाइश है। नेतन्याहू आएंगे, आप एक छोटे बच्चे की तरह आपको तारीफ कर देंगे, फिर और आपको जज्बात से खेलेंगे और आप देखेंगे कि ब्लैकमेल करेंगे या कुछ भी करेंगे, और फिर उसके बाद आपको ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ईरान ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, और ईरान ने जो कहा है कि आप पहला बहरी बेड़ा तो आपने भेज दिया है, USS अब्राहम लिंकन, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स 6 डिस्ट्रॉयर भेजे हैं, बड़ा काफिला भेजा है। अरे मेरे भाई, उस बहाने आप पूरा मशरिक़ वस्ता में अपनी फौज को लाकर जमा कर रहे हैं, और दूसरे मशरिक़ वस्ता ममालिक को भी समझना चाहिए कि आज ईरान की बारी है तो कल हमारी बारी हो सकती है। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजूंगा, तो अगर आप भेजेंगे तो फिर आप धमकी दे रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं भाई। सवाल ही नहीं, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकता ना रियाज साहब। या तो आपको अमन का माहौल बनाना चाहिए, तो जब मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक तरफ डरा रहे हैं बंदूक रख के और कह रहे हैं कि जो है ना नए मुज़ाकरात करो, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता जो है ना। यानी अजीब गरीब जो पॉलिसी है देखिए अब ट्रंप की, मेरी समझ से बाहर है जो है ना, ये जो कोशिश कर रहे हैं जो है ना, पूरे मिडल ईस्ट को जो है ना पूरा फौजी छावनी में तब्दील कर दे रहे हैं आप जो है। अरे शर्म की बात है भाई। नहीं फिर बताइए, इन्हें दूसरे कंट्रीज है, वो लोग मतलब कैसा जिएंगे बताइए, वो लोग कितने खौफजदा हैं बताइए आप जो है ना। जी। और इनके ऑलरेडी देखिए सारे कंट्रीज में मिडल ईस्ट के इनके बेसिस हैं अमेरिकन, उसके बावजूद भी इतने इन्हें डिस्ट्रॉयर भेजना, अब्राहम लिंकन जो शिप है उसको भेजना करना, इससे साफ जाहिर है कि क्या चाहता है आखिर जो है ना। इन्हें मेरे को ऐसा दिखता है रियाज साहब कि साइकोलॉजिकल जो है ना दबाव बनाना चाहता है ईरान पे, कि देखो रेडी है मारने के लिए तुम्हारे को, इन्हें बंदूक के साए में तुम जो है ना एक्सेप्ट कर लो हमारी जो भी शराइत हैं, इस किस्म की जो है ना वो धमकी देना चाहता है। जी। लेकिन आप देखेंगे नेतन्याहू की मुलाकात पहले ट्रंप से नहीं हुई, बल्कि मार्क रूबियो से, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे हुई है। और उनसे उसमें नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता पीस ऑफ बोर्ड है, गज़ा पीस ऑफ बोर्ड है, उसमें शमूलियत इख्तियार की है। अरे मेरे भाई, गज़ा पीस ऑफ बोर्ड में शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम को पूरा गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, एक मोमिन की फरासत क्या होती है वो देखना चाहिए। गज़ा पीस ऑफ बोर्ड तो बन गया है, उसमें फ़लस्तीनियों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है, फ़लस्तीनियों को गैर अहम ओहदे दिए गए हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कोई अहमियत नहीं दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जहां तक गज़ा पीस ऑफ बोर्ड का सवाल है, गज़ा पीस ऑफ बोर्ड में अब इसराइल तो शामिल हो गया है, लेकिन आपको बता दूं कि जो गज़ा का जो इलाका है उस पर यहूदी बस्तियां आबाद करने की कोशिश कर रहा है। इसे तो शर्म आनी चाहिए ना। जी हाँ, ये बिल्कुल जो है ना डुअल पॉलिसी है, लोगों की दोगली पॉलिसी है। देखिए जो है ना, यानी इसराइल को कैसा शामिल करते हैं आप, उन्हें तो डिस्ट्रॉय करा, गज़ा को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया, उसको कैसा शामिल करते मेरे समझ से बाहर है। मतलब है कि वहाँ पे भी इसराइल की जो है ना वहाँ पे डिप्लोमेसी चलेंगी है, इन अदर वर्ड्स जो है ना। तो ये जो है ना वो सोच समझ के शामिल होना चाहिए, और वो भी फ्री शामिल नहीं कर रहा है साहब, कुछ बिलियंस ले रहा है वो अमेरिका, कुछ बिलियंस लेके शामिल कर रहा है पीस बोर्ड में। $1 बिलियन। जी हाँ, $1 बिलियन जो भी देगा उसका मेंबर बन जाएगा। ये जो है ना ऐसी खतरनाक पॉलिसी है अमेरिका की कि दोबारा पैसे दो फिर मिलो, फिर दोबारा मौका मिला हम फिर डिस्ट्रॉय तबाह करेंगे गजा को, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो है ना पॉलिसी अमेरिका की, आपको तो मालूम है किसी को ये लोग छोड़ते नहीं आसानी से जाना। जी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में मोदी और राहुल के दरमियान ज़बरदस्त टकराव है, लेकिन मोदी सामने नहीं आते, राहुल सामने आते हैं। और बबांग दहल स्पीकर से लेकर ओम बिरला से लेकर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को, वज़ीर दाखिला अमित शाह को, यहाँ तक कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को भी चैलेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल निर्वाणे, जो साबिक़ फौजी सरबराह है, उनकी किताब है, उस किताब के इख्तिलाफ़ात उन्होंने पढ़े हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे किस कदर मोदी हुकूमत दबाव डालती है कि पेंगुइन जो नाशिर है, पब्लिशर है, उसने भी अजीब गरीब बयान दिया है, जबकि पूरे सबूत और शवाहिद इनके पास मौजूद है। जी, अब देखिए कितनी शर्म की बात है कि जो है ना बुक पब्लिश करने नहीं दिया जा रहा है, उस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। मतलब आदमी को जो है ना मतलब कि बोलने की भी जो है ना आप बिल्कुल उसको आज़ादी यहाँ पे नहीं है। आप
बताइए, वो हमारा जो है ना एक्स कमांडर है, इतने बड़े अहदेदार आदमी है, अगर वो बुक लिखता है तो बुक को पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है, अंदा लगाइए। मतलब आप कोई बुक छपा नहीं सकते आज़ादी से, इतनी भी आज़ादी यहाँ पे नहीं है। बताइए आप जो है ना, बड़े बड़े बुलंदबाग दावे करते हैं, तो आप जो है ना वो उसकी बुक आने के लिए उसको जो है ना कई रुपयों ने डाल दी गई जो है ना, बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से वो इख्तिसाबात होते हैं वो लिए हैं राहुल गांधी ने, उसके जो एक्सेप्ट होते हैं वो उन्होंने लेके रेफरेंस दिया है, उसमें क्या कहा गया है चाइना के बारे में। मैंने मतलब एक कंप्लीट बुक अभी नहीं है मार्केट में, मैं जहाँ तक समझता हूँ जाना। जी जी जी, नहीं है अभी, तो अभी छपी हाँ, नहीं है। बिल्कुल छप जी। जी जी जी। तो बहरहाल आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल रियाज साहब, देखिए अगर जो है ना वो बुक आती है तो उसके बारे में जब क्या होगा समझिए, कितना वावेला मचेगा, जबकि खाली उसके जो है ना एक्सेप्ट जो है ना उसके इक़्तिबास जो है वो आ रहे हैं खाली अभी, लेकिन कंप्लीट बुक नहीं है। तो कितनी बेचैनी है देखिए इनको जो है ना, खाली चाइना का जिक्र है उसमें, चाइना और गलवान का जो है जिक्र उसमें है खाली, तो उन्होंने जो है ना उसको बैन कर दिया जाना। तो मतलब ये कि यहाँ पे प्रेस वगैरह आज़ादी बोलने की बिल्कुल ख़त्म होगी रियाज साहब। यानी जो ठीक है वो तो मिलिट्री का आदमी है ना, चलो भाई कोई मजहबी आदमी नहीं है, कोई दूसरा तुम्हारा आदमी नहीं है, अपोजिशन का आदमी नहीं है, वो तो मिलिट्री का ओहदेदार है, बहुत बड़ा ओहदेदार है, उसको जो है ना आप इस किस्म की पाबंदियां लगा रहे हैं रियाज साहब, ये समझ से बाहर है मेरे सब बिल्कुल जो है ना। बिल्कुल प्रेस को जो है ना आप खत्म कर दे रहे हैं आप जो है ना, जो थर्ड सुतून होता है प्रेस का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का, उसको आप खत्म कर दे रहे हैं, उस पर पाबंदियां लगा के आप बैठे हुए जो है ना। तो ये जो है ना बहुत अफसोसनाक बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, कायद अपोजिशन है, और कायद अपोजिशन को इस बात का पूरा अख्तियार होता है कि वो हुकूमत के कान पकड़े और बताए, हुकूमत का गिरबान पकड़े और उसे बताए कि वो मुल्क के तबाह व बर्बाद करने के लिए क्या कर रही है। आज चाहे वो अमेरिका के साथ तय पाया यानी जो माहिदा हो, तिजारती माहिदे से इत्तेफाक किया गया है, वो माहिदा हो या वो इत्तेफाक हो, या फिर आप देखेंगे एप्स्टीन फाइल्स में, एप्स्टीन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये इब्तदाई तौर पर एक ये एक मैथ्स का टीचर था और बाद में बहुत बड़ा दलाल बन गया। और आपको बता दूं इसके जो मेंशन है उस मेंशन में बिल्कुल यानी 12 साल से लेकर 14 साल और 16 साल 18 साल की लड़कियों को लाया जाता था, उससे ज़ायद उम्र की लड़कियों को नहीं लाया जाता था। और ये कहा जाता था कि आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजिए और आपको $200 से लेकर $300 दिए जाएंगे। और फिर वो लड़कियां आती थी और ये भी कहा जाता था कि आपको मसाज करना है। जब वो मसाज के लिए पहुंचती तो खुद कई लड़कियों ने और एक ख़ास तौर पर बताया कि जब वो मसाज के लिए वो मेंशन पहुंचती तो एप्स्टीन जो सिर्फ टॉवल पहने होता उन्हें मसाज के लिए कहता और फिर बाद में उनकी पूरी इज्जत ख़त्म कर देता, यानी उनके साथ बदतमीजी करता, जिनसी हिरासानी करता, उनका रेप करता। और फिर ये लड़कियां डर के मारे खामोश हो जाती। और वहाँ का माहौल इस कदर भयानक होता कि ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर इंसानी गोश्त भी खाया जाने लगा था। तो बहरहाल नाजरीन, आपको बता दूं कि जिस अंदाज में एप्स्टीन ने दलाली की और तमाम आप देखेंगे कि हुक्मरानों को तलब मदऊ किया, डिप्लोमेट्स को मदऊ किया, और खुद आपको बता दूं एप्स्टीन फाइल में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 हिंदुस्तानियों के नाम आए हैं, जिसमें सबसे नुमाया नाम है हरदीप सिंह पुरी का। और हरदीप सिंह पुरी ने एक नहीं दो नहीं 3 मरतबा एप्स्टीन से मुलाकात की और एक ईमेल भी या दोनों के दरमियान ईमेल के जरिए भी राब्ता हुआ। और आपको ये बता दूं कि अनिल अंबानी की भी मुलाकात करवाई गई एप्स्टीन से, और किसके इशारों पर? दिल्ली की क़यादत पर। दिल्ली क़यादत कौन है, ये भी एक सवाल है। अगर नरेंद्र मोदी या दिल्ली के लीडर नहीं है तो फिर कौन है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें शामिल है। और ये कहा गया कि एप्स्टीन की मशवरे पर नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया था और इन्हें इसराइल के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम किए थे। आप कहेंगे कि हिंदुस्तान और इसराइल के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए, ऐसा नहीं है। इसकी आड़ में आरएसएस और मोसाद के ताल्लुकात, हिंदुस्तान की जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके और मोसाद के ताल्लुकात, इसराइल के और संघ परिवार के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। और ये भी कहा जाता है कि वह इसराइल की मोसाद ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह निपटा जाए उस बारे में भी कुछ फार्मूले दिए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले इसराइल को जाते हैं, मालूम आपको? इसराइल को जाते हैं, वहां से जो है ना क्या क्या लेते हैं पता नहीं क्यों जाते हैं, कौन अरेंज करता है। इसमें एप्स्टीन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कहा जा रहा है इसमें जो है ना कि वो दौरा करते हैं, उनसे मुआहदा करते हैं। इन्हें कोई मुस्लिम कंट्री को नहीं जाते, इस्लामिक कंट्री को नहीं जाते, अजी गजा नहीं गए, वो आज तक नहीं गए कभी जो है ना, वो सिर्फ जाते हैं इसराइल को जाते हैं जो है ना। और इसराइल का जब वो आता है वज़ीर-ए-आज़म उसको गले लगाते हैं, ऐसी दोस्ती बताते हैं जैसे गहरे जो है ना बचपने के दोस्त थे दोनों। हालांकि इतना खतरनाक आदमी, खूनावर आदमी हो, उससे गले मिल के खुश होते हैं जो है ना।
तो बताइए जो पॉलिसी थी हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी फ़लस्तीन के बारे में, वो पूरी ख़त्म होकर रहेगी जाना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं, ये बड़े नहीं बल्कि बहुत गिरे हुए लोग होते हैं। ये अपने दलालों के साथ ये लेके लड़कियों को सप्लाई कर रहा है, तो ये क्या खामोश रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, खबर असल ये है कि बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने शर्मिंदगी का मुजाहरा करने के बजाय, ऐसा से शर्मिंदगी में डूब मरने के बजाय, उसने, आपको बता दूं कि चिल्लू बर्बानी में डूब मरने की बजाय उसने, आपको बताना जरूरी है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार देने का एक बिल पेश करने की तैयारी कर ली है। तो यानी फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया है और उसके बाद कहा है कि राहुल गांधी जो है वो बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। जबकि हरदीप सिंह पुरी ने खुद एतराफ़ किया है कि मैंने 3 मरतबा डेलीगेशन की शक्ल में एप्स्टीन से मुलाकात की है और 1 मरतबा ईमेल राब्ता हुआ है। जो दोनों एक दूसरे से दोस्त कह रहे थे और क़यादत की बात कर रहे थे, फलां दोस्त की बात कर रहे थे, तो फिर ये दाल में काला है। बिल्कुल जो है ना, यानी सच बात बोले तो कड़वी लग रही ना इनको, हकीकत जो बोले तो। जी हाँ। और वो बड़ा नाराज हो जाता है जो है ना, हरदीप सिंह पुरी बड़ा नाराज होता है कि तुम लोग मेरे को खामखा के इन्वॉल्व करें। मैं गया था, एज ए डेलीगेट बन के गया था, तो मेरे को अरे 1 वक्त जाना था, 2 वक्त जाना था, 3 वक्त जाना था, फिर ईमेल राब्ता क्यों किया? ईमेल राब्ता किया, कांटेक्ट में था उससे पूरी तरीके से, जो है ना वहाँ का माहौल अनिल अंबानी का भी लियाने में इसी को हाथे मिलाने के लिए। अब उसको जो है ना बड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों मेरे को इन्वॉल्व करें जी जी, जबकि वहाँ पे सब गए थे। और एक बात देखिए, वो एक हम्माम में पूरे नंगे हैं। आप अंदाजा कीजिए, हरदीप पुरी की भी फैमिली होगी, हरदीप पुरी के घर में भी खवातीन होंगे। जब वो ये सुनते होंगे कि एप्स्टीन ने इस तरह का दलाली की, लोगों को बच्चियां सप्लाई किया, लड़कियां सप्लाई किया, तो उनका क्या हाल हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी शर्म की बात है, शर्म हया जरी नहीं है इनको कि ऐसे आदमी के साथ आपका नाम जोड़ा है। आप तो जो है ना डूब के मरना चाहिए था, खुदकुशी कर लेना चाहिए था। जी जी, ये तो हालत है आपका। बड़े बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि अरे घर की खवातीन क्या सोच रही होंगी, घर के माहौल उनका क्या होगा, कैसा सोच रहे होंगे, क्या करेंगे, इंप्रेशन उसका क्या बैठता है बताइए आप। ऐसे दरिंदे के साथ आप जो है ना उठरे बैठरे मिले जाके, जिसकी फाइल्स, हजारों की फाइल्स, लाखों में जो है ना फाइल्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, ट्रम्प की फोटो, हर एक की फोटो है उसके साथ जो है ना। जी जी, तो आप जो है ना कितना बड़ा स्कैंडल है, उससे आपका मुंसलिक होना, ये बताइए कितनी इन्हें शर्म की बात है, आप बताइए जरा। अरे मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए भी शर्म की बात है सिद्दीक साहब कि वो इसराइल का दौरा करते हैं 2017 में, और वहाँ पर ये कहा जाता है कि उन्होंने एप्स्टीन के मशवरे पर वो दौरा किया, लेकिन हुकूमत हिंद ने इसकी तरदीद की कि हम एप्स्टीन फाइल्स में जो कुछ भी इंकशाफात हुए हैं वो बकवास है। ठीक है, चलिए वो बकवास होंगे, उसको हम नहीं मानते, उसे रद्द करते हैं, उसे खारिज करते हैं, जिस तरह बीजेपी ने खारिज किया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाक व साफ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी का मशवरा नहीं लिया, किसी दलाल के मुंह नहीं लगाया। लेकिन आपको बता दूं कि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इसराइल पहुंचते हैं और पहुंचकर फलस्तीनियों से मुलाकात नहीं करते, इसराइल के साहिल पे नेतन्याहू का हाथ पकड़े वो एक दूसरे के मतलब चलते रहते हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि किस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म इसराइल की तायद करते हैं, और सारी दुनिया को शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, आलमी इदारों को शर्म आनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन को शर्म आनी चाहिए, अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो अल जज़ीरा में एक तहकीकाती रिपोर्ट शायद हुई है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग थी वो शायद हुई है, जिसमें इंकशाफ किया गया कि इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ खास तौर पर थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल किया। और ये बमों की खासियत आपको बताता हूं सिद्दीक साहब, इसका जो दर्जा हरारत होता है, वो टेम्परेचर होता है, वो तकरीबन 350-3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप यहाँ गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आप तड़पने लगते हैं, पसीने बहने लगते हैं। और आपको बता दूं उस बम की खासियत यह है कि अगर उसकी जद में कोई आता है, इस कदर गर्म होता है कि बम की जद में आने वाले इंसानात, हैवानात, नबातात तमाम के तमाम राख में तब्दील हो जाते हैं, राख के ढेर में बदल जाते हैं, हवा में तहलील हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि आज इंसानियत शर्मशार हो गई है, और होना भी चाहिए। और ट्रंप के जिस तरह ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, उसी तरह मैं समझता हूं कि इसराइल के पीछे पड़ना चाहिए, उसका वजूद ही मिटा देना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ मजालिम ढा रहा है, जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। कम से कम 300 गजा में बच्चे जो हैं या खवातीन हैं और मर्द हैं, वो हवा में तहलील हो गए, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली, उनकी हड्डियां नहीं मिली, उनका गोश्त नहीं मिला। बिल्कुल, इन्हें मतलब क्या हो गया है पता नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है पूरी दुनिया में जो है ना। कितने अरे जुल्म को तो फॉर्म्स हैं, कितने पीस की बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो किधर है? कोई खामोशी नहीं है, जबकि कुछ भी नहीं है। सद्दाम के पीछे पड़े हुए थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के उसके पीछे पड़े थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे जाना। तो कितने दोगली पॉलिसी है इनकी, अंदा लगाई है। टोनी ब्लेयर जैसा जो है ना झूठ नंबर 1 जो है झूठा,
और वैसे लोग जो है ना मिलकर उसको बदनाम करके उसके अटैक करके वो मुल्क को ख़त्म कर दिया, उसके सरबराह को ख़त्म कर दिया आप जो है ना। और यहाँ पे जो है ना खुल्लम खुल्ला लाइव बम यूज़ किया है जो है ना, आम इनोसेंट लोगों को ख़त्म किया है ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, एक लफ्ज़ भी कोई बयान नहीं आता है। यूएनओ भी है वहाँ पे, रेड क्रॉस है, यूएनओ है, यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, सारे कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन इस्लामिक कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते, मेरे समझ से बाहर है सब इसके बारे में, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते लोग जो है ना। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की साजिशें रची जा रही है। इससे पहले भी उन्हें 2 मरतबा डिस्क्वालीफाई किया गया था। एक तो मोदी चोर होते हैं बल्कि इस तरह उन्होंने मोदी का सरनाम लेकर कहा था कि हालांकि मोदी जो है नौरव मोदी उनके उसके बारे में उनका रिमार्क था, तो बहरहाल उसके में आपको डिस्क्वालीफाई करार दिया गया था 2023 में, 2019। ये अजीब व गरीब हरकतें हैं, ये डर खौफ के मारे है और ये इंतकामी सियासत है। और आपको ये गारंटी देता हूं मैं कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर वो बहाल होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक है। और ये एक बार कहा जाएगा कि डिस्क्वालीफाई करके फिर इंतखाबात लड़े जाएंगे, वहां से बीजेपी कामयाब होगी और ये बताया जाएगा देखो हम कामयाब हो गए। ये तुम मुकाबला नहीं कर सकते तो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल, इनके पास यही हथियार है, लेकिन ओपनली ये लोग लड़ नहीं सकते ना, ओपनली सीधा सीधा ने और सच्चाई का सामना कर नहीं सकते लोग। और आप देखेंगे ये नरेंद्र मोदी जो है या बीजेपी है, जो स्पीकर जो है वो बिना पानी के लोगों को काट रहे हैं। बिल्कुल, पानी पिला के काटते हैं दो जानवरों को। और आप देखेंगे कि अगर किसी जानवर को जुबा भी किया जाता है तो पानी पिला करके आ जाता है, जबकि पानी कहा गया, लेकिन पानी आप देखेंगे कि वहां पर मैसर नहीं है। जी हाँ, और आप देखिए कैसी एक्टिंग करता है स्पीकर, बैठ के जो है ना लोग बैठ जाइए, नहीं उनको टाइम नहीं रहता, इनको बात नहीं करने देता। यानी उसका जो रोल होता है, क्या रोल होना चाहिए स्पीकर का बताइए। आप देखिए जो आती है उसकी लाइव रिपोर्ट आती है, वो क्या तमाशे होते रहते हैं उसमें, देख सकते हैं आप, मस्खरापना, सारी कौम से मजाक कर रहे हैं आप बैठ के। इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, करोड़ों का रिप्रेजेंटेशन है उसमें, और आप बैठ के मजाक करते रहते हैं। वो बेचारा मजबूर हो के जब दिन कर छोड़ के चलेगा। अरे आप देखेंगे कि ये अखिलती दुश्मनी के हद में अगर ये हवा इनके इख्तियार में दी जाए तो ये हवा को बंद कर देंगे, अगर ये पानी की बात करेंगे तो ये पानी को भी बंद कर देंगे। अब आप देखिए पानी की बात, पानी कितनी अहमियत का होता है। पानी अगर कोई कहता है और कोई पानी नहीं देता तो कितना बुरा लगता है उसके। आप अंदाजा कीजिए आने वाला वक्त पानी के लिए जंगों में मुब्तला हो जाएगा। जी बिल्कुल, पानी के लिए जंगें होंगी बाज़ाब्ता। तो वैसे लोग हैं इतने जो है ना, इनमें जो है ना दरिंदगी है इनमें कि ये लोग कुछ भी कर सकते। मौका अगर इनको मिला तो ये लोग जो है ना, इन्हें इंसान शर्मसार हो जाना, ऐसी हरकतें लोग कर सकते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, इनके पास अक़दार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग से जाना, ऐसे लोग हो गए हैं लोग जाना। अरे अब थर्मोबैरिक जो है बम है, इतना खतरनाक बम है और अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने वो सप्लाई किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या अमेरिका के खिलाफ पाबंदियां आयद नहीं की जानी चाहिए? क्या चीन को, रूस को आगे आने नहीं चाहिए और आगे आकर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हम अमेरिका के खिलाफ पाबंदियां आयद करते हैं? क्या पाबंदियां आयद करना अमेरिका का पैदाइशी हक है? जी हाँ, जबकि अच्छा वीटो पावर भी उनके पास जाना। अरे कुछ पावर रहने दो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आसियान वगैरह वो कर सकते हैं, ब्रिक्स वगैरह कर सकते हैं कि अमेरिका पर पाबंदी आयद करें। कैसा सप्लाई कर सकता है इस तरह के बम? लेकिन जो है ना ये लोग बिल्कुल आगे नहीं आते, बिल्कुल इतने गट्स नहीं है रियाज साहब, इतनी हिम्मत नहीं है लोग आके जो है ना बोलें कुछ, आके इंटरनेशनल फोरम पे डरेंगे, खौफ में मर जाएंगे, खाली 1-2 बयान दे देंगे, मजम्मत करेंगे, दैट्स ऑल, खत्म। उस सेट के कुछ भी नहीं होगा इसमें जाना। अरे शाह फैसल की जब बात हुई थी, आप देखेंगे शाह फैसल शहीद, उनसे कहा गया था कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आप इसराइल की मुखालिफत ना करें वरना आपके खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि हम अरब है और अरब ऊंट का दूध और खजूर खाकर जिंदा रहता है और हम खजूर खाकर जिंदा रह लेंगे। हमें ये पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं है, कुदरती वसाइल की जरूरत नहीं है, यह होता है ईमान। जी हाँ, तो अब ऐसे लीडर है कहाँ बताइए जो है ना, जो इतने गट्स हैं इनके बाद जो बोल सके ओपनली जो है ना चैलेंज कर सके। यही तो मसला है ना हमारा रियाज भाई। उन्होंने पेट्रोल बंद करने की धमकी दी थी। जी हाँ, बंद कर तो वो लोग बोले फर्क नहीं पड़ता हमको जाना, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लोग थे जो मनवाते थे बात को और डरते थे। वाकई ईमान वाले लोग थे जो मुस्लिम कॉज के लिए अपनी जान भी दे दी रियाज साहब लोग जनाब। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल देखिए सिद्दीक साहब, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी कोई बड़ी नहीं है। अब एक आम आदमी की ज़िंदगी अगर 63 साल लगा ले, 63 साल, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 63 साल ही तो है ना। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि एक और ख़बर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ हैं। आपको ये भी बता दें कि 11 फरवरी यानी कल उसके लिए रायदही हुई
हुई थी और रायदही 70% से ज़ायद रिकॉर्ड भी की गई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कांग्रेस के बारे में जो प्रेडिक्शंस आए हैं या जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कहा गया है कि तकरीबन 67 से लेकर 70% बल्दियात पर कांग्रेस का कब्जा होगा। लेकिन एक बात बहुत तशवीशनाक है, करीमनगर और निज़ामाबाद के बारे में खबर आ रही है कि वहाँ पर बीजेपी का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस 20 से ज़ायद नशस्तों पर कामयाब होती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10 से ज़ायद नशस्तें पर कामयाबी एक हासिल करती है तो फिर कुछ इत्तेहाद हो सकता है, दोनों मिलकर बल्दियात पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह के वहाँ हालात पैदा कर दिए गए, वोट भी काटे गए हैं और कई हलकों में आप देखेंगे कि कांग्रेस और एमआईएम के कारकुनों में झड़पें हुई हैं, कई हलकों में बीआरएस और एमआईएम के कारकुनों में झड़पें हुई हैं। तो अब अंदाजा कीजिए कि निज़ामाबाद में खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के इम्कान ज़्यादा है, करीमनगर में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के इम्कान ज़्यादा है, जबकि आप देखें कि वहाँ पर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एमआईएम के 10 से ज़ायद 10 यानी पिछले मरतबा निज़ामाबाद में 16 कारपोरेटर से अगर अब भी 16 कारपोरेटर्स आते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उससे कम यानी उनकी तादाद कम हो जाएगी। करीमनगर में भी मजलिस के कारपोरेटर्स की तादाद कम हो जाएगी। अगर वैसा होता है तो फिर कांग्रेस का नुकसान होगा। बिल्कुल रियाज साहब, ये इसका एडवांटेज लोग कैसा रहे एमपीज है ना उनके एमपीज का उसका एडवांटेज एक ऑफिशियो जो रहता है। जी बिल्कुल जी है ना। देखिए निजामाबाद का जहाँ तक सवाल है, एक एमपी है, एक आप एक एमएलसी है, 2 एमएलए है और कांग्रेस के पास 2 एमएलए है खाली। जी बिल्कुल जी है ना। तो उसका ये लोग एडवांटेज लेते हुए इस किस्म की वहाँ पे बदुनानियां भी हुई है बहुत सारी। अरे गाली गलौज क्या है, एमपी गाली गलौज कर रहा है पुलिस वालों को, और पुलिस वालों की गिरत कहाँ गई, शर्म कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आता। पुलिस ने उसके खिलाफ क्या किया है, अब तक ये कोई इत्तलात नहीं आई मंजर आम पर। ओपनली जो है ना गाली गलौज कर रहा है, ओपनली गाली गलौज कर रहा था बल्कि मालूम के लोगों को जो है ना डरा रहा धमका रहा। इन्हें गुंडागर्दी के बल पे लोग जीत रहे हैं या सभी लोग जो भी आ रहे हैं इनको गुंडागर्दी डराना धमकाना और हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देना आपस में, ये इस बेसिस पे लोग आ रहे हैं। वरना इनके पास है क्या बताइए, कौन से टैलेंट्स है, कौन सी एफिशिएंसी है इनके पास, क्या बोल सकते हैं बताइए। इनको बात करना नहीं आता बराबर से, आप अंदा लगाइए। तो ऐसे लोग जाके जो है ना इलेक्शन लड़े तो कैसे इलेक्शन होंगे, आप अंदा लगाइए। तो इन्हें मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी जो है ना वो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। वो लोग भी ढील दे दिए इनको जो है ना, क्योंकि ये लोग डरा रहे धमका रहे हैं लोगों को। बीजेपी होने से इन्हें इतनी गुंडागर्दी है वहाँ पे कि किसी की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। यानी पुलिस ऑफिसर्स भी डर रहे हैं जो है ना हाथ लेने उठाने के लिए उन पर जाना। तो ये चीज़ें रियाज साहब, तो अगर खैर देखेंगे अब तो रिजल्ट तो कल शायद आने वाला है रियाज साहब, कल है। जी हाँ, कल से सुबह 7 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और कल नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है या फिर कांग्रेसी कायदीन का सवाल है, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि तकरीबन 90 जो इनके उम्मीदवार है वो कामयाब होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता 90% उम्मीदवार तो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह यानी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 67 to 70% बल्दियात पर इनका कब्जा होगा, यानी कांग्रेस का कब्जा होगा। लेकिन खास तौर पर कांग्रेस को अगर तवज्जो देनी थी तो करीमनगर और निज़ामाबाद पर तवज्जो देनी थी, और वो ही बहुत अहम यानी कारपोरेशन है। जी हाँ, क्योंकि और वोट भी डिवाइड होंगे ना। हाँ जी हाँ ना, बिल्कुल बीआरएस और कांग्रेस में उसका फायदा उनको मिलता, बीजेपी का जाना। वो लोग चाह रहे थे कि वोट डिवाइड हो जाए, तो वो भी ये लोग एडवांटेज उसका भी मिलेगा ना इनको जाना। तो ये भी एक फैक्टर है वहाँ पे रियाज साहब, अगर देखा जाए तो आप जाना वोट डिवीजन जो हुए, वोट के डिवाइड हुए ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखा जाए तो। जी वैसे भी नाज़रीन खबर आ रही है अच्छी खबर है हिंदुस्तानी दिफा के लिए, क्योंकि अगर हम अपने फ़िज़ाइया की बात करते हैं या फिर बहरिया की बात करते हैं या फिर आप देखेंगे कि पैदल फ़ौज की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो हमें फ़ख्र होता है कि हिंदुस्तानी जो सिपाही हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए वो हिंदुस्तानियों की नींद को यानी पुरसकून नींद को यकीनी बना रहे हैं। अब उनके लिए हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया है, यानी फ़िज़ाइया के लिए तकरीबन 114 राइफल जो तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे, वो खरीदने का फैसला किया है, जिसकी मालियत 3.25 लाख करोड़ है, यानी 3,25,000 करोड़ उसकी मालियत है। अब देखना है कि अब इसमें भी कुछ धांधलियाँ होती हैं या नहीं होती, क्योंकि हमारी अक्सर जो डीलिंग्स होती हैं डिफेंस डीलिंग्स, उसके बारे में कहा जाता है कि हुकूमतों ने मुतालिका हुकूमतों ने बदगुमानियों का इर्तिकाब किया है, कमीशन किया हासिल किया है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे अडानी के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। कहाँ पर? अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने पेंटागन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को रुश्वत दी थी, ये कहा जा रहा है। जी हाँ, वहाँ पे है अभी भी केस चल रहा है उसका, और ये बहुत बदनाम हो गए थे वहाँ पे, बहुत बदनाम होकर निकाले गए थे वहाँ से। इवन समझ जा रही क्या 14 माह से हुकूमत उसे रोकी हुई है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, और बड़े बड़े स्कैंडल जो होते हैं डिफेंस में होते हैं, डिफेंस की जो डील होती है ना रियाज साहब, उसमें बहुत बदबनियाँ हुई है। रिकॉर्ड अगर देखें आप हिस्ट्री में
तो उसी में ज़्यादा होती है जो है ना, लेन देन होता है, काफ़ी रिश्वत दी जाती है, ली जाती है इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी जो फौज का यानी किरदार है बिल्कुल साफ है। इस मामले में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज के अहदेदार बहुत बदनाम है। हालांकि आप देखेंगे कि खुद को वो ईमान वाले कहते हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, और हराम जो है उस पर अगर गुजारा करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदबख्ती और कुछ नहीं हो सकती। करप्ट है सब लोग, बिल्कुल नहीं, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल जो है ना, आप अगर अपनी मिल्लत को, आप अपने मुल्क को धोखा देते हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है उनमें उतनी जो है ना हमियत नहीं है कि जो है ना वो किसी को मुंह दिखा सके। ये बहुत कॉमन बात है उनके पास, बिल्कुल बेशर्मी से जो है ना ये लोग करप्शन करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर तो खैर उतना नहीं है, इतना करप्शन जैसा पाकिस्तान में देखा जाए उतना तो नहीं है, लेकिन बड़े ओहदों पे लोग जो है ना उसमें इन्वॉल्व रहते हैं ज़रूर, कुछ ना कुछ जो है ना इन्हें इनडायरेक्टली बगैर उनका नाम लिए कि जो है ना, मतलब ये कि वो लोग बराबर इसमें डील में शामिल रहते हैं। उनका भी कमीशन होता है रियाज साहब बाज़ाब्ता। तो ये डील जो है ना बगैर करप्शन के नए बनती नहीं होती है, खासतौर पर क्योंकि बहुत बड़े बजट का मामला है ना, बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं इसमें, बड़े बड़े रकूमात हैं, तो लिहाजा इसमें अक्सर जो है ना हुआ गया। अगर आप देखें तो पुरानी डील्स आपको पता चलेगा जो है ना, जो डिफेंस के जो डील हुए हैं, जो खरीदे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हम अपने मुल्क के यही चाहते हैं कि दिफा मजबूत हो, और अच्छी बात है कि हालिया जो बजट, मरकज़ी बजट मंजूर किया गया या पेश किया गया, उसमें दिफाई बजट तकरीबन 86 लाख करोड़ का बजट, 1000 करोड़ का जो बजट रखा गया है, वो सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे मुल्क का दिफा मजबूत होगा। और ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना हिंदुस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, और चाइना तो दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी मोदी हुकूमत, चीन जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और आप देखेंगे कि किस तरह यानी एप्स्टीन फाइल्स में भी ये जिक्र आया है कि अंबानी को भेजा गया था और कहा गया था कि भाई चीन हमारे लिए ख़तरा बनता जा रहा है, चीन का कुछ इलाज कीजिए। तो आपको बता दूँ, उसी चीन के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत 112 अरब डॉलर के बाहिमी तिजारत करती है, और उसमें से 92 जो बिलियन डॉलर्स है वो चीन का फायदा होता है, बाकी हिंदुस्तान। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, ये क्या ऐसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। दुश्मन नंबर 1 है, उसके साथ आप मामलत कर रहे हैं, उसके साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, तो फिर किससे वफादारी कर रहे हैं? एरिया अब आपके एरिया पे बैठा हुआ है ना, अब स्टेट में बैठा हुआ है, कब्जा करके जो है ना वीडियोस, अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल जो है ना, जी जी, और वो तो जो है ना कश्मीर तक आ गया, बिल्कुल लद्दाख तक है पूरा, उसके साथ आप डील करें, और उसकी हर चीज आपके मार्केट में मिलती है चाइना की। जी हाँ, फिर कोई पाबंदी नहीं है, फिर जो है ना, फिर आप जो है ना बोलते हैं कि नहीं नहीं ये दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 है हमारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं कौन दुश्मन नंबर 1 है। मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो माहदे कर रहे हैं चीन के साथ, वो दुश्मन है। जी हाँ, तो ये देखना चाहिए ना इनको जो है ना, तो बहुत आसानी है बोल देना तो जो है ना, लेकिन कितने लोग ऑनेस्ट हैं आपको तो पता चलता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का वक्त का सवाल है, प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो चुका है। ऐसे में हम आपसे विदा लेते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।